नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सिमरन कौर। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा अपने गृह नगर कवर्धा पहुंचे। आतिशबाजियों के साथ हुआ स्वागत। बच्चों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने मिड डे मील स्कीम अब दम तोड़ती नजर आ रही है। दुर्ग जिले में 11 माह में लगभग 294 लोगों की सड़क दुर्घटना से हुई मौत। भिलाई इस्पात संयंत्र के द्वारा बायोमेट्रिक लाने को लेकर यूनियनों द्वारा विरोध प्रदर्शन। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भिलाई इस्पात संयंत्र के द्वारा बायोमेट्रिक लाने को लेकर सभी यूनियनों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भिलाई इस्पात संयंत्र के द्वारा कुछ दिनों पहले बायोमेट्रिक लाने का ऐलान किया गया था। उसके विरोध में बीएसपी के संयुक्त यूनियन ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। लगातार बीएसपी कर्मी इसका विरोध करते आ रहे थे। आज बीएसपी के संयुक्त यूनियन ने सेक्टर 1 स्थित मुर्गा चौक पर बायोमेट्रिक का जमकर विरोध किया। यूनियन के नेता ने कहा कि जब बीएसपी के द्वारा उत्पादन लगातार रिकॉर्ड कायम कर रहा है, फिर क्यों बायोमेट्रिक लगाया जा रहा है। बीएसपी प्रबंधन के द्वारा बीएसपी कर्मी के मूलभूत सुविधा छोड़कर जबरन का बायोमेट्रिक सिस्टम लाने की तैयारी कर रहा है। यह सरासर गलत है। हम इसका खुलकर विरोध करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व में जब 60,000 कर्मचारी थे तब बायोमेट्रिक नहीं लगा। आज 12,000 कर्मचारी बचे हैं जो पूरी मेहनत के साथ कंपनी का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। ऐसे में कर्मचारियों का मनोबल तोड़ने के लिए बायोमेट्रिक लाया जा रहा है। प्लांट के अंदर करोड़ों रुपयों की चोरियां लगातार हो रही है। हादसों की बाढ़ आई है। कर्मचारी और ठेका मजदूर की जान जा रही है। सेफ्टी डिपार्टमेंट लापरवाह हो चुका है। सेफ्टी कमेटी के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। प्रबंधन को इन तमाम विषयों पर ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन बुनियादी कामों को छोड़कर प्रबंधन बायोमेट्रिक और RFID पर ही तुला हुआ है। ऐसे में कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ना तय है। आपने पूछा कि बायोमेट्रिक का विरोध क्यों कर रहे हैं, तो बायोमेट्रिक का विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं, जब आपका टारगेट है उत्पादकता का, जब हम उस टारगेट को पूरा कर रहे हैं, ऑनेस्टली पूरा हो रहा है, अगर कोई कमी आ रही है उसका कारण हम नहीं है, उसका कारण बहुत सी चीज़ें हैं। प्रॉफिट नहीं आ रहा उसका कारण मार्केट है, उसका कारण हम नहीं है। तो आप क्यों हम पर तंग कर रहे हैं, क्यों बायोमेट्रिक्स लगा रहे हैं, क्यों फेस रीडिंग करना चाहते हैं, क्यों कर्मचारियों को तंग करना चाहते हैं। हमारे अधिकारों पर हमला कर रहे हैं। ना प्लांट के अंदर में आज देखेंगे ना रेस्ट रूम है, ना पानी की व्यवस्था है ढंग से, ना हॉस्पिटल की व्यवस्था, सब चरमरा गई है, ना इस टाउनशिप की हालत चरमरा गई है। आप उधर नहीं ध्यान दे रहे हैं। आप हम पर लगातार सिर्फ हमला करना चाहते हैं, इसलिए हम बायोमेट्रिक्स का भी विरोध करते हैं। इन तमाम बातों को देखते हुए जो हमारा डेमोक्रेटिक राइट्स है, संवैधानिक जो अधिकार है, उसके तहत में हम लोग हड़ताल करेंगे 29-30 को। इसलिए कर्मचारियों से आह्वान करने के लिए आज हम लोगों ने संयुक्त रूप से फिर से प्रदर्शन किया कि आइए, अपनी आवाज़ को जब हम टेबलों में नहीं उठा पा रहे हैं तो सड़कों में ही उठाना पड़ेगा। इसलिए आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भिलाई सेक्टर 6 में आज निकाला गया कर्जा मुक्त भारत अभियान रैली। भिलाई नगर सेक्टर 6 में आज सेल परिवार चौक के सामने कर्जा मुक्त भारत अभियान की रैली निकाली गई। इस दौरान भारी संख्या में लोग शामिल हुए। यहां लोगों ने जोरों शोरों से प्रदर्शन किया, सरकार से कर्ज माफी की मांग की। साथ ही बताया कि आज भारत में बहुत से लोग हैं जो कर्जा नहीं चुका पाने के नाम से आत्महत्या कर रहे हैं। रजत भारती ने बताया कि कर्ज मुक्त भारत अभियान के तहत ऐसे सभी लोगों को जोड़ा जा रहा है जिन्होंने किसी भी प्रकार का कर्ज लिया हो। आज ये अभियान उनके लिए है। वहीं सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार बोलती कुछ और है और करती कुछ और है। आगे कहा कि चुनाव से पहले हर नेता बड़ी बड़ी बातें करता है, सरकार बनते ही वे कहां गायब हो जाते हैं पता नहीं लगता। साथ ही कहा कि सरकार द्वारा निकाली गई कई योजना का लाभ जरूरतमंद तक नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बारे में उन्हें जानकारी ही नहीं है। देखिए, हम कर्ज मुक्त भारत अभियान चला रहे हैं। इस अभियान में ऐसे सभी लोगों को जोड़ा जा रहा है जो किसी भी तरह के कर्जे से परेशान है, चाहे गाड़ी का लोन हो, चाहे होम लोन हो, चाहे ट्रैक्टर का लोन हो, चाहे आपका ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस है उसका लोन लिया हो, किसी भी तरह का पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, किसी भी तरह का लोन हो, साहूकार से हो, रिश्तेदार से हो, कहीं का भी। सरकारों ने 3 बड़े बड़े बदलाव कर दिए। सरकारों ने क्या किया? सरकारों ने GST लेकर आई, व्यापारी बर्बाद। सरकारों ने नोटबंदी लेकर आई, आम व्यक्ति को पूरे सड़कों पर लाइन लगाना पड़ा। आज कंडीशन ये है कि नोटबंदी से क्या हुआ इसके बारे में कोई जानता ही नहीं है। सरकारों ने बोला कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, टेररिज्म खत्म हो जाएगा, आतंकवादी खत्म हो जाएंगे, जो भ्रष्टाचारी है वो खत्म हो जाएगा, सब चीजें सरकारों ने बोल दिया। लेकिन रिपोर्ट कुछ अलग कहती है। रिपोर्ट ये कहती है कि कल भी 300 करोड़ रुपए कहीं पर मिला है।
रिपोर्ट ये कहती है कि संसद में वो जो बम धमाका हुआ है संसद में भी हो गया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चीजें में विफल है ना सरकार। तो सरकार क्या करती है, सरकार बोलती कुछ और है और लिखती कुछ और है। जब कुछ बोला जाएगा सरकार के द्वारा कि 15-15 लाख मिलेंगे, जब जानकारी मिलती है कि 15-15 लाख क्या मिल पाएंगे तो बोल दिया जाता है नहीं ये तो जुमला है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो नेता है जब सरकार बना नहीं रहती है उनको, तो उनसे पहले जब वो भाषण देते हैं तो कुछ भी बात कर देते हैं, 12,000 रुपए मिल जाएगा, 15,000 रुपए मिल जाएगा, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो वो लोग टाइम खुश हो जाते हैं। और इसीलिए आज जो व्यक्ति है ये पूरे लोग, सभी लोग कर्जे से परेशान है। इनकी स्थिति ये है कि यदि इनको बचाया नहीं गया तो आज कंडीशन ये है कि हर दिन कोई ना कोई व्यापारी आत्महत्या कर रहा है, हर दिन कोई ना कोई किसान आत्महत्या कर रहा है, हर दिन कोई ना कोई मध्यम वर्गीय परिवार आत्महत्या कर रहा है और आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया गया है। ये कोई मतलब चाहता नहीं है कि आत्महत्या करे, कोई ये चाहता नहीं है कि कर्जा ले लिया है तो कर्जा नहीं पटाए, लेकिन ये बोला जाता है। बात ये है कि सरकार जो कहती है और बैंक जो कहती है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सरकार कहेगी कि आपको इतने रुपए का लोन मिल जाएगा, 5 लाख का लोन मिल जाएगा, लेकिन जब व्यक्ति जाता है अपनी रिपोर्ट देने के लिए तो उसको पहले ही घूस मांग लिया जाता है कि 5 लाख देने से पहले भैया बैग में 50,000 रुपए भर दो। तो जब बैंक की जो एसओपी होती है, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो सरकार जो बोलती है सरकार का एसओपी अलग होता है और बैंक जो कहती है बैंक का एसओपी अलग होता है। इसीलिए व्यक्ति जब सरकार की बात सुन करके बैंक में जाता है तो बैंक वाले बोल देते हैं कि नहीं अभी तो ऐसा कोई नियम नहीं है, और उसको टालते रहते हैं। जब तक वो पैसा नहीं दे देता तब तक उसको टालते रहते हैं। एजुकेशन लोन की स्थिति ये है कि आज इतने सारे लोग एजुकेशन लोन के मामले में ऐसे फंसे हुए हैं कि ट्यूशन क्लास के नाम पर लोगों को एजुकेशन लोन दिया गया। हर व्यक्ति लोन के मामले में ऐसा परेशान है कि जो शिक्षा के लिए जो लोन लेते हैं ट्यूशन के नाम पर पे भी लोन मिल जा रहा है लोगों को। अच्छा, ट्यूशन जो है वो ऑनलाइन हो रहा है या फिर ऑफलाइन भी हो रहा है, तो कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में क्या होता है, जिस व्यक्ति ने जिस स्टूडेंट ने वो ले लिया, कर्जा ले लिया है, उस स्टूडेंट की लाइफ ऐसी बर्बाद होती है कि उसको लगता है कि उसको आगे चल के नौकरी मिल जाएगी, उसको लगता है कि आगे चल के उसका व्यापार धंधा हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, उसके बाद ही तो वो कर्जा पटाएगा। जब वो एजुकेशन कर रहा होता है उस कंडीशन में उसको पता नहीं रहता है कि उसका कर्जा कैसे चुकेगा, लेकिन वो सोचता है ऐसा कि आगे चल के मेरी नौकरी लग जाएगी, आगे चल के व्यापार धंधा सेटल हो जाएगा तो मैं कर्जा पटा दूंगा, लेकिन कंडीशन नहीं होती है। बिल्कुल, सरकार जो नियम लेकर आती है, सरकार ऐसा कौन सा क्रॉस चेकिंग मैकेनिज्म लेकर आ रही है जिससे सरकार को ये पता चले कि जो सरकार जो नियम लेकर आ रही है वो नियम वास्तव में लागू हो रहे हैं? ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं है। इसके लिए हमारी संस्था भी स्टैंड ले रही है और हम सभी एक स्टैंड ले रहे हैं कि जो लोग कर्जे से परेशान हैं, चाहे वो किसी भी तरह का कर्जा हो, वो सभी लोग हमारी संस्था से जुड़ते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं। लगभग 13 लाख से ज्यादा लोगों ने कर्जे की वजह से फॉर्म भरा है वो लोगों ने, कि वो लोग चाहते हैं कि जैसा करोड़पति उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया जाता है वैसी आम जनता का भी कर्जा माफ किया जाए। लगातार वीडियो भेजते हैं कि रिकवरी एजेंट आकर के परेशान करते हैं। बहुत सारी महिलाओं ने ऐसी वीडियो भेजी जो शायद हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल भी नहीं सकते, और इतना परेशान है, इतने पीड़ित हैं रिकवरी एजेंट से। क्योंकि रिकवरी एजेंट जब मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि जो फर्जी रिकवरी एजेंट है, वास्तव में जो रिकवरी एजेंट हैं वो लोग प्रॉपरली ट्रेंड होते हैं, उसको बोला जाता है डेप्ट रिकवरी एजेंट, DRA, वो लोग की ट्रेनिंग होती है। लेकिन जितने भी बैंक और NBFC ने जितने भी रिकवरी एजेंटों को रखा है वो पूरे के पूरे फर्जी हैं, पूरे के पूरे लगभग अपराधी हैं। 99% ऐसे हैं जो लोगों से यही अपील करता है कि कम से कम हम कुछ नहीं कर सकते तो किसी की जान बचा दें। हम कुछ भी नहीं, मेरे पास कोई पावर नहीं है, मैं कोई सांसद नहीं हूं, मैं कोई राज्य का CM नहीं हूं, लेकिन मेरे को यह पता है कि मैं किसी भाई का अगर जान बचा दूंगा तो मेरे को पता है कि वो दुआ देगा। वो भाई को अगर पता चल जाएगा कि उसके अधिकार क्या है तो 10 लोग को बताएगा कि हाँ मेरे अधिकार हैं, कर्जदारों के ये अधिकार हैं। आज उसीलिए हम मौजूद हैं। आज श्रद्धांजलि सभा जो दी जा रही है उसके साथ साथ सबको, जितने भी लोग हैं, इनको कर्जदारों के अधिकार का डॉक्यूमेंट भी दिया जाएगा। जो लोग अधिकार के बारे में पढ़ पाएंगे कि हाँ ये कर्जदारों के अधिकार हैं जो छुपाया जाता है, संस्थाओं के द्वारा छुपाया जाता है। RBI कहती है कि बताना चाहिए, लेकिन संस्था कोई बताती नहीं है। जी हाँ, मेरा सरकार से प्रश्न ये है, चाहे राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार हो, आज तक आज़ादी के हुए 77 साल हो चुके हैं, आज हम भारतीयों को एजुकेशन लोन लेने की आवश्यकता ही क्यों है? हमारे देश के बच्चे विदेश जाके पढ़ रहे हैं, यूक्रेन में पढ़ रहे हैं डॉक्टर की डिग्री के लिए और किसी की डिग्री के लिए। परिवार की स्थिति सही नहीं होती है, उसके बाद जो है बच्चे जो है लोन भारत देश में प्रत्येक एजुकेशन का प्रत्येक जो डिग्री जो मिलती है वहाँ का रेट जो बहुत ज्यादा है, अत्याधिक है। यदि मैं बात करूँ कि डॉक्टर की डिग्री की या डॉक्टर की MBBS की, तो मिनिमम 1 करोड़ से आपका स्टार्ट होता है। वहीं जब यूक्रेन देश में पढ़ते हैं बच्चे लोग तो वहाँ पे 27 लाख में हो जा रहा है। तो जो विदेश जो है हमारे बच्चों को, हमारे देश के बच्चों को इतने कम दर पर
एजुकेशन दे रहे, तो हमारे देश की सरकार वहाँ पर विफल है। इसी की वजह से हमारे देश के बच्चों को विदेश जाके पढ़ने की आवश्यकता पड़ी है, और यहाँ पर एजुकेशन लोन की तो आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जब हम 77 साल, हम देखिए महिलाओं के लिए तो सबसे बड़ी चीज है कि हमारे देश की प्रत्येक महिलाओं को यहाँ का तंत्र ऐसा होना चाहिए कि वो अपने आप में ही वो एक बिजनेस खड़ी कर पाए, फिर उनको स्टार्टअप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। या फिर आप ऐसे गुड बना दीजिए जहाँ पर वो खुद से पैसा उनको मिले, जहाँ पर वो स्टार्टअप शुरू कर सके। जैसे कि हम देखते हैं कि लिज्जत पापड़ इस देश में सबसे बड़ा नामी गिरामी एक स्टार्टअप था, उन्होंने मिनिमम बहुत कम दर पर उन्होंने स्टार्ट किया और आज वो एक विश्व में अपना नाम बनाए हुए। तो ऐसे ही यदि हमारे देश की सरकार जो महिलाओं को इस तरीके से यदि लोन देती है तो एक अच्छा बनाएंगे वो। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग जिले में 11 माह में लगभग 294 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। सबसे ज्यादा बाइक चालकों की हुई मौत। दुर्ग जिले में सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं में हर साल सैकड़ों लोगों की जान जा रही है। जनवरी से नवंबर में हुए हादसों पर गौर करें तो हर माह औसतन लगभग 16 से अधिक लोगों की मौत दुर्घटनाओं में हो रही है। हादसे भी सबसे ज्यादा लापरवाही के कारण ही हो रहे हैं। सड़कों पर तेज गति से वाहन चलाने, बिना हेलमेट, सीट बेल्ट आदि कई ऐसे कारण हैं। वहीं जिले में यातायात नियमों के पालन करने में वाहन चालक लापरवाही कर रहे हैं। सड़क से गुजरने वाली हर 10 में से 9 बाइक सवार बिना हेलमेट के होते हैं। 3 सवारी भी निकल रहे हैं तो बच्चे भी बड़े वाहन दौड़ा रहे हैं। हादसे से कोई सबक लेने को तैयार नहीं। नियमों के प्रति लोगों की लापरवाही यातायात पुलिस द्वारा की गई चालानी कार्रवाई से पता चल रहा है। लोग जुर्माना भरने को तैयार हैं पर यातायात नियमों का पालन करने को तैयार नहीं है। वहीं ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर ने बताया कि यातायात पुलिस लगातार वाहन चालकों पर कार्रवाई कर रही है। जनवरी से लेकर अब तक 294 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई है। पिछले साल 2022 में 323 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। पिछले साल ओवरब्रिज का काम चल रहा था, इसलिए 4 ओवरब्रिज बनकर तैयार हो चुके हैं। इस साल सड़क दुर्घटना के ग्राफ में गिरावट देखी जा रही है। लोगों से अपील करते हैं कि नशे में धुत होकर वाहन न चलाएं। 3 सवारी, बिना हेलमेट, बिना कागजात सभी पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। वहीं वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। यातायात पुलिस लगातार यातायात वाहन चालकों पर कार्रवाई भी कर रही है और जनवरी से लेकर दिसंबर तक अभी तक बात करेंगे तो 294 लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई है। और पिछले साल 2022 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक 301 लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। तो क्योंकि अभी पिछले साल फ्लाईओवर का काम निर्माणाधीन था और अभी 4 फ्लाईओवर कंप्लीट हो चुके हैं और 1 फ्लाईओवर है जो वो भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दिसंबर लास्ट में, जनवरी फर्स्ट वीक में चालू हो जाएगा। और हमारे कुल 6 ब्लैक स्पॉट है और फ्लाईओवर के बनने के बाद से 4 ब्लैक स्पॉट भी कम हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो दुर्घटनाएं हाईवेज में होती थी उसमें भी कमी आएगी। और पिछले साल जो नवंबर में एक्सीडेंट हुआ था उसमें 31 लोगों की मृत्यु हुई थी, किंतु अब जो ग्राफ है वो निरंतर कम होते जा रहा है। इस महीने भी हमने दुर्घटनाओं के आंकड़े में भी कमी आई है और घायलों की संख्या में भी कमी आई है और जो दुर्घटनाएं हुई है उसमें भी 1% की वृद्धि है और उसको भी हम लोग कमी ला सकेंगे। और आने वाले समय में और साल में भी हमारा प्रयास रहेगा कि दुर्घटनाओं को रोकना, घायलों की में भी कमी लाना और मृत्यु दर को कम करना, इन तीनों में हम लोग प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से उसमें कमी आएगी। लोगों से भी हम लोग अपील कर रहे हैं कि शराब पी के वाहन न चलाएं, खतरनाक ढंग से वाहन न चलाएं। 2 पहिए चला रहे तो हेलमेट जरूर पहने, 4 पहिए चला रहे तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं और ओवरटेक करने से बचे। और जरूरी काम है तो फिर निश्चित रूप से कुछ समय लेके चले, लापरवाही पूर्वक न चलाएं, रॉन्ग साइड न चलाएं और नाबालिग व्यक्ति को, नाबालिग बच्चों को वाहन न दें। इसकी सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से सड़क दुर्घटना में भी कमी आएगी और लोग जागरूक होंगे और एक अच्छा ट्रैफिक देखने को जरूर मिलेगा। ज्यादातर देखने को ये मिला है कि जो यंगस्टर है जो स्टंट करते हैं, खतरनाक ढंग से चलाते हैं, रश ड्राइविंग करते हैं, वो खुद भी खतरे में डालते हैं अपने आप को, सामने वाले भी खतरे में डालते हैं और स्टंट करते हुए कई दुर्घटना के शिकार भी हुए हैं। तो यंगस्टर्स को भी और पेरेंट्स को भी मेरा आग्रह ये रहेगा कि अपने बच्चों को जब वाहन देते हैं तो उसमें मॉनिटरिंग करें और नाबालिग बच्चों को वाहन न दें और वो भी देखें कि वो स्टंट तो नहीं कर रहे हैं, हेलमेट पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे हैं। इन सभी बातों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से दुर्घटनाएं कम होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। जिले के 54 राइस मिलरों ने सरकार से धान तो लिया, लेकिन कस्टम मिलिंग की करोड़ों मूल्य के चावल को समय पर जमा नहीं करने से शासन को भारी नुकसान हुआ। आपको बता दें कि राइस मिलर्स की मनमानी को रोकने के लिए दुर्ग जिला विपणन विभाग ने उसका कस्टम मिलिंग का अनुबंध समाप्त करने का निर्णय लिया है। दुर्ग जिला विपणन अधिकारी भौमिक बघेल ने बताया कि जिले में वर्ष 2022-23 में कस्टम मिलिंग के लिए 151 राइस मिलर्स का पंजीयन किया गया था। अनुबंध के अनुसार प्राप्त धान के एवज में प्रत्येक राइस मिलर्स को 1 क्विंटल अरवा धान के बदले 67 किलो चावल व 1 क्विंटल उसना धान के बदले 68 किलो चावल जमा करना था। पर 54 राइस मिलर्स ने आज तक 19,000 मीट्रिक टन चावल जमा ही नहीं किया। इससे शासन को
72 करोड़ 84 लाख रुपए नुकसान झेलना पड़ रहा है। नियमानुसार तय समय सीमा के अंदर राइस मिलर्स को चावल जमा करना अनिवार्य होता है। चावल जमा नहीं करने पर प्रशासन उन पर उचित कार्रवाई करने के साथ उनका पंजीयन नए सत्र के कस्टम मिलिंग के लिए नहीं करता। उन्होंने कहा कि राइस मिलर्स ने 70% या उससे अधिक चावल जमा किया है, केवल उसी के साथ ही कस्टम मिलिंग का अनुबंध किया जाएगा। शेष के साथ अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा। तो कुल जो बचत राइस मिल थे, इसमें अभी जो है 54 राइस मिलों से हमारा चावल जमा करना बाकी है, जो लगभग 19,000 टन की क्वांटिटी में है। हाँ, अंतिम तारीख जो है इसकी 30 नवंबर थी और उसमें मुख्यालय के निर्देशानुसार जो सभी जो राइस मिलर है, सभी 54 राइस मिलों को जो है नोटिस जारी किया गया है राशि जमा करने के लिए। वर्तमान में जो है राइस मिलों द्वारा अतिरिक्त समय की मांग की जा रही है, लेकिन यह जो है शासन स्तर से संबंधित मुद्दा है, तो उसकी जानकारी शासन स्तर। वर्तमान में जो है शासन के निर्देशानुसार गत वर्ष जिन्होंने 70% से अधिक चावल जमा कर लिया था, उन राइस मिलों का करंट के लिए जो है अनुबंध कर लिया गया है। और यदि इनके द्वारा जो है शासन के अगर आगे इसमें निर्देशित किया जाता है, तो इनके बिलों से भी इनकी राशि की कटौती की जा सकती है। इस वर्ष टोटल जो एग्रीमेंट है वो हमारे ये इन 54 राइस मिलों में से जिनका 70% से ऊपर था वो हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire. An exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बेरला के गुड़ व्यापारी के घर आयकर विभाग का छापा, कई दस्तावेज जब्त। बेमेतरा जिले के नगर पंचायत बेरला में गुड़ व्यापारी व जमीन कारोबारी हर्षद सुराना के घर व ऑफिस में आयकर विभाग के अधिकारियों की टीम ने दबिश देकर कागजात खंगालते रहे। आयकर विभाग की टीम में महिला व पुरुष फोर्स लेकर 2 दिनों से गुड़ व्यापारी व जमीन कारोबारी के ठिकाने पर दस्तावेजों को खंगालती रही। व्यापारी हर्षद सुराना के प्रथम ट्रेडर्स के ऑफिस और मकान पर देर रात तक कार्रवाई की जा रही है। 2 दिनों से बेरला समेत जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस कार्रवाई को लेकर अब तक किसी प्रकार की कोई ठोस बातें सामने नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और बच्चों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने मिड डे मील स्कीम दम तोड़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सरकारी स्कूलों में ही मध्याह्न भोजन योजना में स्व सहायता समूह की महिलाओं को पिछले 3 महीनों से भुगतान नहीं हो पाया है। मध्याह्न भोजन योजना में हर स्कूलों के लिए बाकायदा
7 दिनों का मेन्यू तय किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी महिला स्व सहायता समूह को दी गई है। लेकिन पिछले 3 महीनों से भुगतान नहीं होने की स्थिति में अब अधिकांश स्कूलों में मेन्यू फॉलो करना चुनौती हो गया है। अब महिला स्व सहायता समूह अपनी क्षमता के हिसाब से भोजन पकाकर बच्चों को खिला रही हैं। इसमें कई दफा रोजाना एक जैसे भोजन दिए जा रहे हैं। जिले में 763 प्राइमरी स्कूल व 403 मिडिल स्कूल हैं, जिनमें 1164 समूह संचालन करता है, जिसमें 2500 रसोइयों द्वारा भोजन पकाने का काम किया जाता है। इनको प्रति महीने 1500 रुपए का भुगतान होना है। प्राइमरी स्कूल में प्रति बच्चों को 5 रुपए 68 पैसे व मिडिल स्कूल में 4 रुपए 3 पैसे के हिसाब से प्रतिदिन भुगतान किया जाना होता है। जिले में करीबन 5 करोड़ रुपए का मध्याह्न भोजन का व लगभग 1.5 करोड़ रुपए रसोइयों को देना शेष है, जिनके चलते इन महिला स्व सहायता समूह पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है, जिससे इस योजना को संचालित करने में समूह और रसोइयों की स्थिति चरमरा गई है। जब से मध्याह्न भोजन खुले है तब से मध्याह्न भोजन बनाओ और पहले तो 500 रुपये महीना बढ़ावा तेरे 1500 देते तेनों लगी 4 महीना। अब कैसे करके गुजर बसर करत अभी हालात बेहाल तो कोई जगह काम में भी नहीं जा सका। 12 बजे कौन हम काम में लगी रखी 1 बजे जाबो तो अब एक ना हम कमावा था ऐसने दिन हाने ले निकला कुछ ले सकस ना दे सकस कैसे करके गुजारा करत हम। अब के 4 महीना हो गए पेमेंट पानी आत नहीं है, कैसे करके गुजर चला हम भी मन जाबो गरीब आदमी बढ़ाबो कहा तेनो नहीं बढ़ाते अजन चलत रही से तेनो नहीं भेजे थे तो कैसे करके हम 1500 रुपया आवत तेनो नहीं दिया कमक गुजर चलावन भाई गरीब आदमी मन है सब जाना थे कभी पेमेंट ऐसा रुके है के सब जाना थे, लेकिन अब आबे नहीं करे थे तब बहुत परेशान हो गए हम मन हाँ कतेक लागा बोरी करके खावन तो कोढ़ा लागा दी जब पेमेंट नहीं आते लागा ले कैसे कर घूमन मरबो सरकार के है मन 2 घंटा काम है कि 8-7 बजे का आया बैठे बैठे अभी 11 बजे तो गए नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज। दुर्ग में सभी न्यायालयों में आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत। दुर्ग में आयोजित नेशनल लोक अदालत जिला न्यायालय दुर्ग, परिवार न्यायालय दुर्ग, श्रम न्यायालय दुर्ग, स्थायी लोक अदालत दुर्ग तथा किशोर न्याय बोर्ड व तहसील न्यायालय भिलाई 3, पाटन व धमधा में आयोजित की गई, जिसमें आपसी राजीनामा योग्य अधिक आपराधिक मामले, सिविल मामले, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित मामले, परिवार न्यायालय में पारिवारिक विवाद के प्रकरण, श्रम न्यायालय के प्रकरण, स्थायी लोक अदालत में जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित प्रकरण व राजस्व से संबंधित लगभग 10,077 मामले एवं बैंक, वित्तीय संस्था, विद्युत, दूरसंचार एवं नगर निगम के बकाया राशि के संबंध में संबंधित विभाग द्वारा न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किए जाने के पूर्व प्री लिटिगेशन प्रकरण के कुल 4,933 से अधिक मामले सुनवाई हेतु रखे गए। दिनांक 16/12/2023 को इस वर्ष की चौथी एवं आखिरी लोक अदालत आयोजित की गई है। इस लोक अदालत में लगभग 10,000 लंबित मामलों को रखा गया है और लगभग 5,000 प्री लिटिगेशन प्रकरणों को रखा गया है। ये प्रकरण जिला न्यायालय दुर्ग में रखे गए हैं, परिवार न्यायालय दुर्ग में है, श्रम न्यायालय, परमानेंट लोक अदालत एवं किशोर न्याय बोर्ड में रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त लोक अदालत व्यवहार न्यायालय धमधा, व्यवहार न्यायालय पाटन एवं व्यवहार न्यायालय भिलाई 3 में भी आयोजित किया जा रहा है। लोक अदालत में आपको एक मौका मिलता है कि आप आपस में राजीनामा करते हुए प्रकरण को खत्म कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं। सर्वप्रथम आपका प्रकरण जल्दी खत्म होता है। आप प्रकरण को राजीनामा करके अगर खत्म कर रहे हैं तो जो दोनों पक्षकार रहते हैं उनके बीच में आपस में समझौते से प्रकरण खत्म हुआ है, इसलिए आपसी प्यार मोहब्बत बने रहता है और एक दूसरे के विरुद्ध ईर्ष्या नहीं होती कि ये हार गया और मैं जीत गया। इसके अतिरिक्त जो फ्यूचर में लिटिगेशन आने के चांसेस है वो भी बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि प्रकरण राजीनामा से खत्म हो चुका है। और जब आपस में मनमुटाव खत्म हो जाता है तो और फ्यूचर लिटिगेशन के जो चांसेस रहते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो लोक अदालत में प्रकरण का निराकरण होता है उसकी अपील भी नहीं होती है। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज। प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा आज अपने गृह नगर कवर्धा पहुंचे।
प्रदेश के डिप्टी सीएम बनने के बाद विधायक विजय शर्मा आज अपने गृह नगर कवर्धा जा रहे हैं। इसे लेकर बेमेतरा के कलेक्ट्रेट के पास भाजपा के जिलाध्यक्ष सहित भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं व भाजपा किसान नेता योगेश तिवारी ने जमकर फूल मालाओं के साथ स्वागत व आतिशबाजी की गई। उप मुख्यमंत्री के स्वागत बेमेतरा जिले में पहुंचते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर सहित ग्रामीणों में जमकर आतिशबाजी व स्वागत से किया। आपको बता दें कि कवर्धा में झंडा विवाद के बाद विजय शर्मा एक बड़ा हिंदुत्व चेहरा बनकर सामने आए हैं। कवर्धा झंडा विवाद को लेकर वह जेल भी जा चुके हैं। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा कि प्रदेश के 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास व किसान को धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए देने हेतु कैबिनेट की प्रथम बैठक में लिया गया। उन्होंने शराबबंदी में कहा कि भाजपा ने घोषणा पत्र में शराबबंदी नहीं किया है, किंतु ग्रामीणों में जगह जगह शराब बेची जा रही है, उसमें तत्काल अंकुश लगाया जाएगा। के बाद नई सरकार ने पहली कैबिनेट के पहले प्रस्ताव के रूप में 18 लाख गरीबों को, जिनके आवास को पूर्ववर्ती सरकार ने रोक रखा था, उसकी स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। 18 लाख गरीब परिवारों के लिए आवास की स्वीकृति दी। मैं ये सोचता हूँ कि ये पूरा काम शीघ्र ही प्रारंभ भी होगा और साल 1.5 साल के अंतर्गत पूरे आपको 18 लाख आवास बने मिलेंगे। इस सत्र में जो किसान धान बेच रहे हैं उनका 3100 के दर पर भाव जिस तरीके से वादा था वो पूरा किया जाए। शराबबंदी ये भाजपा के कहीं घोषणा पत्र में नहीं था, परंतु जो गांव-गांव में अवैध शराब बिकते हैं निसंदेह उनको बंद किया जाएगा, ऐसा निर्देश पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जारी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।